ग्लूकोमा ऐसी चीज़ है जिससे इवन की आई साइट चली जाती है और फिर वापस भी नहीं आती। और ग्लूकोमा का कोई भी टेस्ट है, जब वो पॉजिटिव आएगा तब तक 50% डैमेज हो चुका होता है। इसलिए बेहतर रहता है कि डॉक्टर से चेक करा के, जब डॉक्टर को लगे कि नहीं ये पेशेंट्स को ग्लूकोमा है, तो वो ट्रीटमेंट उसमें शुरू कर देते हैं। नोट बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं बिकॉज वो कितने ही लोगों के हाथों से आते हैं, या हॉस्पिटल आ रहे हैं, आप कहीं आ रहे हैं, आपने रेलिंग पकड़ ली अच्छे से और वो रेलिंग वाला हाथ आपका आंख के अंदर चला गया, अगेन वो काफ़ी लोगों ने पकड़ा हुआ, तो वहाँ से जर्म जो है, बैक्टीरिया जो है वो आंख के अंदर आ जाते हैं, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन होती है। आम भाषा में हम कहते हैं कि आंखें आ गई, आंखें लाल रहती हैं, जलन होती है, पानी निकलने लगता है, और इसके पीछे क्या कारण होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है? हाउस होल्ड रेमेडीज में लोग जो है वो तरह तरह के फ्लूइड आंख में डालते हैं। कई लोग तो दूध भी डालते हैं, कई लोग प्लांट का जूस डालते हैं, प्याज भी डालते हैं, प्याज और अदरक का जूस घर में बना के डालते हैं, जो कि आपको खुद ही पता है कि प्याज अगर थोड़ा भी काला हुआ तो उसमें फंगस है, वो फंगस इन्फेक्शन आंख में जाएगी तो दिक्कत आ जाएगी। गुलाब जल एक और चीज़ है जिसको आमतौर पे आंख में डाला जाता है। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो ये चीज़ें मत डालिए। इतना फील्ड कम हो जाता है कि उसको दूर बैठी तो चिड़िया दिख जाएगी, पास बैठे चश्मे वाला बैठे हैं तो आपका चेहरा नहीं दिखेगा, क्योंकि उसका फील्ड इतना नैरो हो गया हुआ है कि जैसे वो एक पाइप में से देख रहा है, या तो जैसे उसको आपकी आंख दिख रही है, या नाक दिख रहा है, या कान दिख रहा है, पूरा फेस नहीं दिख रहा है। एरिया इतना कम हो गया और फिर उसको चलने में मुश्किल आती है, पाँव कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना, गिर जाएगा, और फाइनली ये भी चला जाता है तो ब्लाइंडनेस हो जाती है। जैसे ही हम गर्मियों में काम करते हैं, धूप में निकलते हैं, तो ऐसे लगता है कि आंखें बहुत शुष्क हो चुकी हैं, ड्राई हो चुकी हैं, और दिल करता है कि बार बार आंखों में पानी डाला जाए। तो ये कौन सी समस्या है? जैसे आपने देखा होगा तालाब के अंदर मछलियां हैं तो मछली की शैडो नीचे पड़ती है, या जैसे अभी कुछ नहीं है, मैंने उंगली रख दी नीचे शैडो पड़ गई, तो ये शैडो पेशेंट को परसीव होती है कि भी सामने कुछ है। तो वो उसका शेप कुछ भी हो सकता है, मक्खी की तरह हो सकता है, मच्छर की तरह हो सकता है। तो कई बार क्या होता है कि पेशेंट जैसे उसको कैटेट हो गया तो उसको दिख ही नहीं रहा है। अब उसकी जेली में ऐसी चीजें हैं, तो जब उसको हम कैटेट कर देते हैं तो उसको लगता है मेरी तो मतलब कि सामने मेरे को मक्खियां दिख रही हैं, मच्छर दिख रहे हैं। तो बहुत सारे लोग उसको इग्नोर करने की बजाय उसको बड़ा सीरियसली लेते हैं। हमने ऐसे पेशेंट भी देखे हैं हमारे, जो कि उनको मच्छरों को मारने के लिए चप्पल का यूज करके दीवार पे चप्पल मारते रहते हैं। हमारे चैनल के साथ जुड़े सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। दोस्तों, आँखें भगवान का दिया हुआ सबसे अनमोल तोहफा है। जैसे ही गर्मियाँ आती हैं, आँखों से संबंधित समस्याएं, बीमारियां भी बढ़ने लगती हैं। हम अपनी आँखों का ध्यान कैसे रख सकते हैं, कैसे देखभाल कर सकते हैं, कैसे बीमारियों से बचा कर रख सकते हैं, इसी बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे। आप देख रहे हैं आरडी प्रोडक्शंस चैनल। मैं हूँ रीना और मेरे साथ है डॉक्टर अशोक शर्मा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, सबसे पहले तो मैं पूछूंगी एलर्जी के बारे में। जैसे ही गर्मियाँ आती हैं, आँखों से संबंधित जो एलर्जी की समस्या है वो बढ़ने लगती है। आँखों को किस तरह की एलर्जी हो सकती है? देखिए, आँखें जो है वो एक तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन है, और एक्सपोज्ड रहती है। ये ऑर्गन है जो एक्सपोज्ड रहता है। तो एक्सपोज्ड होने के कारण इसका जो है अदरवाइज भी जैसे चोट वगैरह के लिए भी प्रीडिस्पोज्ड है, और उसके अलावा वेदर का भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। एक्सट्रीम कोल्ड हो और एक्सट्रीम अगर हीट है, दोनों का इसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो समर्स में बेसिकली एलर्जिक जो कंडीशंस हैं वो बढ़ जाती हैं, आई एलर्जी बढ़ जाती है। उसके कारण जो हैं, एक तो एक्सट्रीम हीट इटसेल्फ है, और दूसरा उसमें डस्ट, और डस्ट के साथ साथ पोल्यूशन बढ़ जाता है। ये हार्वेस्टिंग सीजन भी होता है, जिसकी वजह से जैसे पैडी अगर वो बर्न करते हैं उससे भी पोल्यूशन बढ़ता है। तो इन सब कारणों से जो है एलर्जी बढ़ जाती है। और कुछ पेशेंट्स जो एलर्जी को प्रोन होते हैं, या जिनको पहले ही एलर्जी है, जैसे वर्नल कंजक्टिवाइटिस एक कंडीशन है जो 4 से 12-13 साल के बच्चों में होता है, उनके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और एलर्जी का जो हॉलमार्क है वो ईचिंग है। अगर ईचिंग है तो भी हम कहते हैं कि एलर्जी है, अदरवाइज और तरह की कंजक्टिवाइटिस भी हो सकती है। और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर एलर्जी है और बहुत लंबे टाइम से है, तो बच्चे जो हैं और बहुत ज़्यादा आई रबिंग करते हैं और विग्रसली आई रबिंग करते हैं, जिससे कई बार तो आँख के अंदर जख्म भी हो जाता है और जिसको ट्रीट करना मुश्किल है। लेकिन क्रॉनिक रबिंग से 2 चीज़ें होती हैं, एक तो कॉर्निया की थिनिंग हो जाती है, और दूसरा कॉर्निया की जो कर्वेचर है वो चेंज हो जाती है, और कॉर्निया सरफेस इरेगुलर हो जाती है। इसको हम इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म भी कहते हैं। एंड फाइनली कई बार केराटोकोनस
डेवलप हो जाता है, जो कि फिर उसको जैसे करेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, उसके लिए तो अलग से ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जी सर, आम भाषा में हम कहते हैं कि आँखें आ गई, आँखें लाल रहती हैं, जलन होती है, पानी निकलने लगता है, और इसके पीछे क्या कारण होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, आँखें आने का मतलब नॉर्मली जो हम लेते हैं वो है कि आँख में इन्फेक्शन हो गई है। अच्छा। और इन्फेक्शन कई बार जो है, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो आँख रेड भी होती है, वाटरिंग भी होती है, और बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्चार्ज आता है आँखों से। तो इसका ये मतलब है कि आँखों में सीवियर इन्फेक्शन है, कंजक्टिवल इन्फेक्शन है, जिसको हम एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस भी बोलते हैं। जी। नॉर्मली ये हमारा जैसे हाथ कहीं पे अगर टच हो गया और वो उसमें अगर इन्फेक्टेड और मतलब मटेरियल है, या जैसे किसी ने सब्जी काटी घर में और हाथ अच्छे से नहीं धोए, वही हाथ आँख में लग गए, या जैसे बैंकर्स हैं वो नोट हैंडल करते हैं, नोट बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं बिकॉज वो कितने ही लोगों के हाथों से आते हैं, या हॉस्पिटल आ रहे हैं, आप कहीं आ रहे हैं, आपने रेलिंग पकड़ ली अच्छे से और वो रेलिंग वाला हाथ आपका आँख के अंदर चला गया, अगेन वो काफ़ी लोगों ने पकड़ा हुआ, तो वहाँ से जर्म जो है, बैक्टीरिया जो है वो आँख के अंदर आ जाते हैं, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन होती है। इसकी ट्रीटमेंट के लिए जो है बेसिकली तो प्रिवेंशन बेटर है, कि भी आप बाहर मतलब कहीं पे भी आप गए बाहर, आप हाथ धो लीजिए, या आपने कोई ऐसा काम किया जिसमें इन्फेक्शन के चांस है, आप अपना हैंड वॉश करिए, प्रॉपर्ली सैनिटाइजर रखिए अपने पास। अदरवाइज एक बार जब कंडीशन हो जाती है तो हमें जो है वो फ्रीक्वेंटली आई क्लीन करनी पड़ती है। अच्छा। जिसके दो तरीके हैं, या तो हम जैसे कॉटन जो है वो पानी में डाल के उसको बॉयल कर लें, रख लें, और उसको 2-3 बार दिन में जो है उससे क्लीन करें आँख को अच्छी तरह, या आजकल जो है आईलिड वाइप्स भी मिलते हैं जो कि प्री स्टरलाइज्ड होते हैं और ये मतलब वेट होते हैं, तो उससे भी 2-3 बार दिन में आंखें साफ की जा सकती हैं, और इन एडिशन टू दैट हमें एंटीबायोटिक ड्रॉप्स तो यूज़ करनी पड़ेगी। जी सर, ऐसा होता है कि जैसे अगर किसी को ये समस्या आई है, आंखें आ चुकी हैं, हम उनकी तरफ देखें तो हमें भी आ जाएंगे, क्योंकि ये एक कॉमन परसेप्शन है, लोग मानते हैं कि अगर किसी की आंखें लाल हैं, आंखें आई हुई हैं, हम उसकी आंखों की तरफ देखेंगे तो हमें भी हो जाएगी इन्फेक्शन। क्या इसमें सच्चाई है? नहीं, बेसिकली ऐसा तो नहीं होता है कि भी आप जिसकी आंखें लाल है उसकी तरफ देखो तो आपकी आंखें आ जाएंगी। बेसिकली ये एक्चुअली होता है जब किसी को आई फ्लू हो, वो डिफरेंट तरह का एक कंजक्टिवाइटिस, जिसको हम वायरल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, आई फ्लू कहते हैं। उसमें बेसिकली क्या है कि जो भी क्लोज फैमिली मेम्बर्स हैं या फ्रेंड्स हैं, तो उन्होंने मतलब देखने का तो एक बहाना है, दे मस्ट हैव यूज्ड कि वही आर्टिकल जहाँ पे उनका हाथ लगा है, वही आर्टिकल्स उन्होंने हाथ लगा लिया और वो आंख में चला गया, तो वो कॉन्टेजियस बीमारी उनको हो जाती है। देखने से नहीं होती, लेकिन उसके यूज किए हुए आर्टिकल से, जैसे पेन है या टॉवल है या और है, तो उसकी वजह से जो है वो आंख में फैल जाता है। और वो जो वायरल कंजक्टिवाइटिस है वो एक्चुअली सेल्फ लिमिटिंग है, दैट मे बी आफ्टर 7 to 10 days वो ठीक हो जाता है। लेकिन 10 में से एक पेशेंट ऐसा आ जाता है जिसमें फ्लू में जो है कॉर्निया के ऊपर स्पॉट्स आ जाते हैं, जिनको हम टेक्निकली सब एपिथेलियल स्पॉट्स बोलते हैं, और ये ऑटोइम्यून फिनोमिना हो जाता है। और फिर मतलब इसमें हमें जो है माइल्ड स्टीरॉइड भी देने पड़ते हैं, और आजकल तो साइक्लोस्पोरिन और टैक्लोलिमस ड्रॉप्स भी आ गए हैं, वो भी हम इसमें यूज़ करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये रहती है कि ये एक बार ऑटोइम्यून फिनोमिना हो जाता है तो फिर ये रिकरेंस का इसका डर रहता है, और स्टीरॉइड हम लंबे टाइम तक यूज़ नहीं कर सकते। तो ये एक स्पेशल इन्फेक्शन है जिसमें कि जो ट्रांसमिट हो सकती है, लेकिन देखने से नहीं होता। अक्सर ही ऐसा कह दिया जाता है। अच्छा सर, जैसे कोई इन्फेक्शन हुई है या आई फ्लू हुआ है या हमारी आंखें आई हुई हैं, लाल हुई हैं, बहुत सारे लोग जो है ना इग्नोर कर देते हैं कि कोई बात नहीं, ठंडे पानी से हम छींटे मार लेते हैं, 2-4 दिनों में ये ठीक हो जाएगी, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। अगर हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, अच्छी मेडिसिन नहीं लेते हैं, ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, क्या ये सीरियस बीमारी भी बन सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सीरियस बीमारी बन सकती है। जैसे आपने कहा, एक तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप अपना हाउस होल्ड रेमेडीज यूज मत करिए। हाउस होल्ड रेमेडीज में लोग जो है वो तरह तरह के फ्लूइड आंख में डालते हैं, कई लोग तो दूध भी डालते हैं, कई लोग प्लांट का जूस डालते हैं, प्याज भी डालते हैं, प्याज और अदरक का जूस घर में बना के डालते हैं, जो कि आपको खुद ही पता है कि प्याज अगर थोड़ा भी काला हुआ तो उसमें फंगस है, वो फंगस इन्फेक्शन आंख में जाएगी तो दिक्कत आ जाएगी। गुलाब जल एक और चीज़ है जिसको आमतौर पे आंख में डाला जाता है। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो ये चीज़ें
मत डालिए। और जो वाटर आंखों में स्प्लैश करने वाला है वो भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि वाटर जो है वो टैप वाटर कभी भी जर्म फ्री तो नहीं होता है, बैक्टीरिया फ्री नहीं होगा वो। तो अगर हम बार बार पानी डालेंगे तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है, पहले तो हो सकता है वायरल इन्फेक्शन हो जो सेल्फ लिमिटिंग है, एक बार जब वो डालेंगे तो फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है और कई बार कॉर्निया के अंदर हो जाती है। हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट ट्रीट किए हैं जिनकी दोनों आंखों में बहुत सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉर्निया में हो गई है और उनको जो है ब्लाइंडनेस से प्रिवेंट करना बहुत मुश्किल था। तो इसलिए जो है ये सीरियस कंडीशन हो सकती है। बेटर यही रहता है कि आपकी अगर कंजक्टिवाइटिस शुरू हो गया है और आपकी आई साइट में थोड़ा भी अगर फर्क आ गया, इमीडिएटली यू शुड कंसल्ट डॉक्टर और जो भी वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें उसी हिसाब से आपको मेडिसिन डालनी चाहिए। अब रबिंग नहीं करनी है और ये जो हाउस होल्ड रेमेडीज है ये बिल्कुल नहीं करना है। और एक और ट्रीटमेंट हमारे नॉर्थ में, स्पेशली पंजाब में, हरियाणा के हमारे सराउंडिंग एरियाज में कॉमन है। कभी भी किसी की भी आंख में अगर रूरल एरियाज में रेडनेस होती है या पानी चलता है या फॉरेन बॉडी सेंसेशन होती है तो वहाँ पे कुछ लोग हैं जो दे आर वेल नोन ट्रेडिशनल हीलर्स वहाँ के हैं, तो सभी लोग उनके पास ही जाते हैं। और उनके पास जो है एक ट्रीटमेंट है जिसमें कोई भी कंडीशन हो वो क्या करेंगे कि आपका आईलिड इवर्ट करेंगे और एक तिनका उठाएंगे। वो तिनका कुछ भी हो सकता है। हमने कुछ पेशेंट्स हमारे खराब हो रहे थे कि हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो ठीक नहीं हो रहे, तो जब हमने पूछा तो आपने क्या किया तो उन्होंने बताया कि हम उनके पास गए थे। तो हम उनके पास जाके हमने खुद देखा है कि वो कोई झाड़ू जिससे कि वो आंगन साफ करते हैं उसका तिनका निकाल के पेशेंट का लीड इवर्ट करके उसके ऊपर प्रेस करके उनके हाथ पे रख देंगे कि ये हमने डक्का निकाला है, क्योंकि पेशेंट को तो पता नहीं चलेगा। और वो जो उन्होंने किया है मैन्यूवर, उससे जो है क्या होता है कि नॉर्मली एक्सेसिव वाटरिंग होती है ट्रांजिटली और कई बार जिनको माइनर सी प्रॉब्लम उनको लगता है मेरे को तो रिलीफ मिल गया, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स को मल्टी, जिसको हम पॉलीमाइक्रोबियल कैराटाइटिस बोलते हैं, कि तरह तरह के जर्म्स उसमें चले जाते हैं क्योंकि वो तो जैसे झाड़ू का तिनका कहाँ कहाँ टच करके आया हुआ है, तो वो ऐसी इन्फेक्शन चली जाती है कि आंख उसमें ठीक होती ही नहीं है। फिर हमें उसमें सर्जरी करनी पड़ती है, सर्जरी करके उस आंख को बचाना पड़ता है। यानी कि एक छोटी सी समस्या जो गंभीर हो जाती है, बहुत ज्यादा गंभीर है जी। सर, कईयों के आंखों में ना ड्राइनेस रहती है, खास करके समर में। जैसे ही हम गर्मियों में काम करते हैं, धूप में निकलते हैं, तो ऐसे लगता है कि आंखें बहुत शुष्क हो चुकी हैं, ड्राई हो चुकी हैं और दिल करता है कि बार बार आंखों में पानी डाला जाए। तो ये कौन सी समस्या है? बिल्कुल आपने ठीक कहा। आंखों में हमारे जो है वो जो कॉर्निया है, कंजक्टिवा है, इसको ऑकुलर सरफेस कहते हैं। ऑकुलर सरफेस के ऊपर एक टीयर फिल्म रहती है। इस टीयर फिल्म के 3 कंपोनेंट्स रहते हैं। सबसे बाहर वाला ऑयली लेयर होती है, बीच में एक्वस, फिर उससे नीचे म्यूसिन कंपोनेंट रहता है। तो एज के साथ भी या स्पेशली लेडीज़ में 45 के आसपास हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी जो है वो टीयर सीक्रेशन कम हो जाती है और ड्राइनेस शुरू हो जाती है। कई बार एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा हीट है, उसकी वजह से भी कई बार ये शुरू हो जाती है। तो ये तो माइल्ड ड्राइनेस है जिसके लिए कि आपको आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स आपने यूज़ करने हैं 3-4 बार, वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी को ड्राइनेस सीवियर है, जैसे आप कह रहे हो, लगता है कि बहुत ज़्यादा सूखापन है, इसका मतलब है कि उसके शरीर में भी कोई पॉसिबिलिटी हो सकता है कोई ऐसी ऑटोइम्यून डिजीज चल रही है जिसकी वजह से ड्राइनेस है। तो उसके लिए हमें टेस्ट जरूर करने पड़ते हैं। कईयों को जो है, जैसे कुछ लोगों को ड्राइनेस ऑफ माउथ भी साथ में रहता है और जॉइंट पेन्स भी रहती हैं, तो इसको हम शॉगरेन सिंड्रोम भी बोलते हैं। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जैसे पंजाबी में हम गठिया बोलते हैं, उसके साथ भी ड्राइनेस रहती है। तो अगर ऐसी कंडीशंस है तो उसमें ड्राइनेस के ट्रीटमेंट के साथ साथ हमें सिस्टमिक जो डिजीज है उसका ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है, तभी जो है ड्राइनेस जो है वो लॉन्ग टर्म जो है वो कॉम्प्लिकेशन नहीं देती है। अदरवाइज जो है अगर ये ना किया जाए तो लॉन्ग टर्म में आंख के ऊपर, कॉर्निया के ऊपर जो है जख्म हो जाएंगे, जख्म होकर इन्फेक्शन हो जाएगी, परफोरेशन हो गई, फिर आई लॉस हो जाती है। तो इसलिए जो है ये इसका खैर ट्रीटमेंट तो और भी बहुत सारी आजकल मोडेलिटीज आ गई हैं ड्राइनेस की, बट वन हैज़ टू बी अवेयर कि अगर जैसे आपने कहा कि उसको लग रहा है कि उसकी आंखें ड्राई हैं, तो उसको स्पेशली अपना जो है आई चेकअप प्रॉपर्ली करा के इवन सिस्टमिक वर्कअप भी कॉलेजन वैस्कुलर डिजीज के लिए करवाना चाहिए और फिर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सर, कई लोगों को ना आंखों में भारीपन की शिकायत रहती है, सर दर्द रहता है, आंखें भारी रहती हैं और अक्सर ये कह दिया जाता है कि आई साइट अपनी चेक करवा ली जाए। जब वो चेक करवाते हैं तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बहुत कम नहीं हुई होती आई साइट, लेकिन आंखों में भारीपन लगातार रहता है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके लिए 2-3 कारण है। एक तो जो यंग जनरेशन हमारी है उसमें जो है स्क्रीन टाइम का इशू रहता है
कि स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से जब भी कोई आप स्क्रीन टाइम काम करें, ड्राइविंग करें, कुछ करें, तो आपका ब्लिंक रेट कम हो जाता है। ब्लिंक रेट कम होने से जो टीयर फिल्म है वो रिसरफेस नहीं करती है कॉर्निया को, जिसकी वजह से रिलेटिव ड्राइनेस आँख के अंदर हो जाती है और आपको लगता है कि भी मेरी आंखें भारी हो रही हैं। और जब जो कुछ लोगों का तो प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि वो आंखें खोल नहीं पाते हैं जी। तो एक तो ये इशू रहता है। दूसरा, जो लोग 40-45 के आसपास आ जाते हैं उनको नियर के जो है थोड़े से ग्लासेस का नंबर आ जाता है, जो कि उनको जरूरी लगाना चाहिए, फिर आप काम करना चाहिए, अदरवाइज फिर वो थोड़ा सा हेडेक और ये सब रहता है जी। और जो लोग कंप्यूटर ज़्यादा यूज़ करते हैं या स्क्रीन टाइम कम नहीं कर सकते, उन लोगों को जो है हमें ये चाहिए कि वो अपने सिस्टम से 20 मिनट के बाद उठ जाए, 20-20 रूल जो है वो फॉलो करें और फिर 20 सेकेंड्स के लिए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पे देखें, फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग करें और अगर ज़्यादा ड्राइनेस है तो फिर आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स यूज़ करें जी। कुछ लोग जो है ना वो ड्रॉप्स डालते हैं लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते, बिना डॉक्टर से पूछे, बिना उनकी इजाज़त लिए या बिना उनकी एडवाइस लिए क्या हम कोई भी आई ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आमतौर पे जब भी हम केमिस्ट के पास जाएंगे हम उनको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, हम सिम्टम बताते हैं और केमिस्ट जो है अगर वो ड्रॉप्स देता है तो वो एक तो ही इज गिविंग फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन और वो सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट के लिए देंगे कि आप पेशेंट बोलेगा मुझे खारिश है तो उन्होंने उनको नेचुरली माइल्ड स्टीरॉयड देना है ताकि वो मतलब कि उनके सिम्टम ठीक हो जाए। अब वो कई बार पेशेंट क्या करता है कि उसके बाद अपने आप ही लॉन्ग टर्म के लिए उसी ड्रॉप्स को खरीद के डालता रहता है और जिससे कि उसकी आंख में ग्लूकोमा, कैटरेक्ट और ड्राइनेस ये सारी प्रॉब्लम उससे हो सकती है। ग्लूकोमा ऐसी चीज़ है जिससे इवन की आई साइट चली जाती है और फिर वापस भी नहीं आती है। तो बेहतर ये रहता है कि हमेशा जो है आपकी कोई भी प्रॉब्लम है आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, फिर आप जाके केमिस्ट से दवाई लीजिए, ना कि डायरेक्टली आप दवाई लीजिए, क्योंकि वो दवाई जो है आपको लॉन्ग टर्म में कई बार नुकसान पहुंचा सकती है। सर, अभी आपने ग्लूकोमा के बारे में बताया, मैं चाहती हूँ दर्शकों को थोड़ा सा बताएं कि ये कौन सी बीमारी होती है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और किनको ये बीमारी लग सकती है, कि क्योंकि आपने बताया कि ये इतनी मेजर डिजीज़ है कि आंखों की रोशनी तक जा सकती है। देखिए, ग्लूकोमा बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है जिसको हम कहते हैं नैरो एंगल ग्लूकोमा और एक ओपन एंगल ग्लूकोमा रहता है। आमतौर पे अगर पहले तो पेशेंट अगर उसको माइनस का नंबर लगा हुआ है या उसकी फैमिली में हिस्ट्री है, कई बार शुगर है और एज उसकी 40-45 हो गई, तो उसको हमेशा जो है अपना आई स्क्रीन करा लेनी चाहिए कि कहीं उसको ग्लूकोमा की शिकायत तो नहीं है। और आमतौर पे ये हम ओपन एंगल ग्लूकोमा की बात कर रहे हैं। कुछ पेशेंट्स जिनको कि नैरो एंगल ग्लूकोमा होता है उनका जैसे वो हालांकि नज़दीक का चश्मा लगा हुआ है लेकिन वो नज़दीक का काम करते हैं या वो टीवी देखते हैं या जैसे कई बार अपना सिनेमा हॉल में जाके पिक्चर देखते हैं तो उनकी आईज में बहुत ज़्यादा हैवीनेस हो जाती है, हेडेक शुरू हो जाती है, थोड़ा सा ब्लर विजन भी हो जाता है। इसका ये मतलब है कि वो अंधेरे में उनका प्यूपिल थोड़ा सा डायलेट हो जाता है, तो जहाँ से आँख का पानी वापस जाता है वो जो है एंगल बंद हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है। इसको हम नैरो एंगल ग्लूकोमा कहते हैं। तो इस कैटेगरी के पेशेंट्स को भी अपना जो है चेकअप करवाना चाहिए और अगर नैरो एंगल ग्लूकोमा है तो उसी हिसाब से ट्रीटमेंट होती है कि लेजर एडॉटमी से एक आइरिस में होल कर दिया जाता है। और ग्लूकोमा में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि जो मेडिसिन डॉक्टर देते हैं उसको टाइम पे डालना पड़ता है। जैसे अगर उन्होंने बोला कि 8 आवली तो मीन्स 8 आवली आपको घड़ी देख के डालना पड़ेगा। और ग्लूकोमा में जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि जितना डैमेज हो जाता है वो परमानेंट हो जाता है, पेशेंट को डैमेज का पता नहीं चलता बिकॉज उसमें जो है जो हम विजुअल फील्ड कहते हैं, हम जो एरिया हम देख रहे हैं वो कम होता है और वो टेस्टों में मतलब विजुअल फील्ड टेस्ट करेंगे तभी पता चलेगा। और ग्लूकोमा का कोई भी टेस्ट है जब वो पॉजिटिव आएगा तब तक 50% डैमेज हो चुका होता है। इसलिए बेहतर रहता है कि डॉक्टर से चेक करा के जब डॉक्टर को लगे कि नहीं ये पेशेंट्स को ग्लूकोमा है तो वो ट्रीटमेंट उसमें शुरू कर देते हैं और उसको रिलीजियसली ट्रीटमेंट को यूज़ करना चाहिए। बाकी जो हमारी आई साइट कम होती है उसी के कारण ग्लूकोमा होता है या आई साइट जो जैसे कि हम टेस्ट करते हैं स्नेल चार्ट के ऊपर, वो आई साइट नॉर्मल रहेगी ग्लूकोमा पेशेंट में। अच्छा। उसको नहीं पता चलेगा कि उसको कोई नुकसान हो रहा है। अच्छा। एरिया कम होता है, जो आई साइट कम होती है वो जैसे कैटरेक्ट हो रहा है तो कैटरेक्ट में जैसे है कि जो लाइट अंदर जानी है वो कम जा रही है तो उसको धुंधलापन लगता है, वो पेशेंट को पता चल जाता है। लेकिन ग्लूकोमा का पेशेंट को पता ही नहीं चलता। यानी कि रेगुलर अगर हम चेकअप करवाएं तभी पता चलेगा। इसको तभी साइलेंट थीफ ऑफ आई साइट भी कहा गया है।
अच्छा। कि भी ये पता नहीं चलता है इसका, तो साइलेंट थीफ ऑफ आई साइट है। और जब तक पेशेंट को पता चलता है वो उसको बहुत, और जब एंड स्टेज आ जाती है तो पेशेंट को इतना फील्ड कम हो जाता है कि उसको दूर बैठी तो चिड़िया दिख जाएगी, पास बैठे मैं और आप बैठे हैं तो आपका चेहरा नहीं दिखेगा, क्योंकि उसका फील्ड इतना नैरो हो गया हुआ है कि जैसे वो एक पाइप में से देख रहा है, या तो जैसे उसको आपकी आंख दिख रही है या नाक दिख रहा है या कान दिख रहा है, पूरा फेस नहीं दिख रहा है, एरिया इतना कम हो गया। और फिर उसको चलने में मुश्किल आती है, पाँव कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना, गिर जाएगा, और फाइनली ये भी चला जाता है तो ब्लाइंडनेस हो जाती है। किस एज ग्रुप में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, या बच्चों में भी आ सकते हैं, या ये बुजुर्गों में, या जब हम थोड़े ओल्ड एज होते हैं तब आती है? देखिए, जो ग्लूकोमा है वो बच्चों में भी हो सकता है। अच्छा। बच्चों में जो है एक तो कॉन्जेनिटल या डेवलपमेंटल ग्लूकोमा होता है, जो कि पैदा होने से ही उनके जो जहाँ से आंख का पानी वापस आना है और वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इसको इन्फेंटाइल ग्लूकोमा कहते हैं, तो उसका भी जो है मेडिसिन के साथ ऑपरेशन के साथ इलाज करना पड़ता है। अदरवाइज बच्चों में एक और प्रॉब्लम होती है कि आई बॉल का साइज बड़ा हो जाता है, जिसको बुप्थेल्मोस बोलते हैं, क्योंकि बड़ों में तो आई बॉल का साइज नहीं बड़ा होता, लेकिन बच्चों में आई बॉल का साइज बड़ा हो जाएगा अगर ग्लूकोमा अनट्रीटेड है। और फिर जो उसके आगे वाला ग्रुप है, जैसे आपका मतलब 12-15 साल या 10 साल से ऊपर वाले लोग हैं, उनमें फिर जैसे हमने भाई बात करी, अगर स्टीरॉयड आपने डालते रहे हैं तो उससे भी ग्लूकोमा हो सकता है, और तो वो उस तरीके से भी ग्लूकोमा हो जाता है। सर, कितनी देर बाद हमें अपनी आइज टेस्ट करवानी चाहिए? जैसे अगर किसी को समस्या है वो तो डॉक्टर बताएंगे, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आपने बताया कि ग्लूकोमा का पता ही नहीं चलता है, तो कितनी देर बाद एक सामान्य इंसान को अपनी आइज को टेस्ट करवाते रहना चाहिए? देखिए, मतलब अगर आप जैसे 40 इयर्स के आसपास हैं तो आपको जो जैसे ग्लासेस लगने वाले हैं, दिक्कत आ रही है, तो एक बार उसको चेक कराना चाहिए। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट डॉक्टर्स बता देते हैं, जैसे 1 ईयर के बाद आप चेक करा सकते हैं। लेकिन जिन पेशेंट्स को ग्लूकोमा डिटेक्ट हो गया, उनको ग्लूकोमा के हिसाब से उनको फिर बुलाया जाता है। अगर प्रेशर कंट्रोल नहीं है, प्रेशर हाई रह रहा है, तो 1 महीने बाद भी चेक करना पड़ जाता है। अगर प्रेशर कंट्रोल चला हो तो फिर 2-3 महीने बाद भी उसको चेक किया जाता है। और कई बार शुगर की वजह से अगर पर्दा खराब हो रहा है या पर्दे पे असर है, तो भी फिर उसको जैसे महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, डिपेंडिंग अपॉन सिवियरिटी उसको बुला के चेक करते रहते हैं ताकि ब्लाइंडनेस ना हो। सर, कई लोगों को महसूस होता है कि हमारी आंखों में जाला है या कोई चीज़ है, मतलब हमें ऐसा लगता है कोई बाहरला ऑब्जेक्ट है हमारी आंखों में है, कोई हल्का सा तिनका महसूस होता है, कोई बाल महसूस होता है, ये कौन सी समस्या होती है? देखिए, आँख का जो सिस्टम है देखने का, वो ऐसा रहता है कि आँख का कॉर्निया है, फिर लेंस है, उसके बाद विट्रियस है, जेली है जो ट्रांसपेरेंट है, उसके पीछे पर्दा है। अच्छा। तो जब लाइट आती है तो पर्दे के ऊपर पड़ती है, और ये ज़्यादा जब लेंस क्लियर है, कॉर्निया क्लियर है, विट्रियस क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जब विट्रियस के अंदर जो है कोई ऐसी चेंजेस आ जाती है, ओपेसिटी आ जाती है, तो उसकी शैडो पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा तालाब के अंदर मछलियां हैं, तो मछली की शैडो नीचे पड़ती है, या जैसे अभी कुछ नहीं है, मैंने उंगली रख दी, नीचे शैडो पड़ गई। तो ये शैडो पेशेंट को परसीव होती है कि भी सामने कुछ है। तो वो उसका शेप कुछ भी हो सकता है, मक्खी की तरह हो सकता है, मच्छर की तरह हो सकता है। तो कई बार क्या होता है कि पेशेंट जैसे उसको कैटेट हो गया, तो उसको दिख ही नहीं रहा है। अब उसकी जेली में ऐसी चीजें हैं, तो जब उसको हम कैटेट कर देते हैं तो उसको लगता है मेरी तो मतलब कि सामने मेरे को मक्खियां दिख रही हैं, मच्छर दिख रहे हैं। तो बहुत सारे लोग उसको इग्नोर करने की बजाय उसको बड़ा सीरियसली लेते हैं। हमने ऐसे पेशेंट भी देखे हैं हमारे, जो कि उनको मच्छरों को मारने के लिए चप्पल का यूज करके दीवार पे चप्पल मारते रहते हैं। तो ऐसा करने का फायदा नहीं है, वो विट्रियस के अंदर ही है। और अगर फ्लोटर 1-2 है मतलब, तो उसका कुछ करने की या डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सडनली नंबर ऑफ फोटो बढ़ जाते हैं तो फिर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, ताकि हम लोग रेटिना उसका प्रॉपर्ली चेक कर सकें। और उसके साथ साथ कई बार फ्लोटर के साथ जो है फ्लैश पड़ता है, जैसे आपकी आसमान में बिजली चमकती है, ऐसा फ्लैश पड़ता है। मतलब पेशेंट को लगता है कि फ्लैश है, फ्लैश आया मेरे, तब भी वो सीरियस कंडीशन है, उसको इमीडिएटली आके रेटिना चेक कराना चाहिए। इसका मतलब है कहीं से रेटिना जो है पुल हो रहा है। अच्छा। तो वो रेटिना में कोई ऐसा होल ना हो जाए जिससे कल को पर्दा ही उखड़ जाए, तो बेटर रहता है कि पेशेंट अपने चेक कराए। समर्स में कहा जाता है कि यूवी प्रोटेक्टिव सनग्लासेस लगाने चाहिए, तो आजकल मार्केट में जाए तो हर कोई कहता है कि यूवी प्रोटेक्टिव सनग्लासेस हैं। पहचान कैसे करें कि वाकई में ये ग्लासेस यूवी प्रोटेक्टिव हैं?
देखिए, इसके लिए तो दो ही तरीके हैं। या तो हम ट्रस्टेड ब्रांड यूज़ करें जिसका कि हमें पता है कि ये इसका जो यूवी प्रोडक्शन जो ये कह रहे हैं वो ट्रुथ है। दूसरा तरीका रहता है कि ऑप्टिशियन के पास भी एक जिसको हम कहते हैं कि यूवी मीटर रहता है, जिसमें कि वो पता चल जाता है कि ये यूवी प्रोटेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है और कितना कर रहा है। और इन एडिशन टू जो आपके ग्लासेस हैं, हैट भी आपको जो है यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करेगा। और समर्स में बॉडी को हाइड्रेट रखना भी बहुत ज़रूरी है। बार बार पानी या जूस या जो भी आप लेना चाहें। उसके साथ साथ जो है अपना बैलेंस डाइट प्रॉपर होनी चाहिए। और बाकी जैसे हमने बात किया, स्क्रीन टाइम को कम करने की बहुत ज़रूरत है। और अपने आप को सन हीट से बचाना भी बहुत ज़रूरी है। कि जैसे आप अगर आपने कोई काम है, जाना है, तो अगर आप मिड डे सन को अवॉइड कर देंगे तो आप काफ़ी अपने आप को बचा लोगे, बिकॉज मैक्सिमम यूवी लाइट की इंटेंसिटी उसी वक्त रहती है ये। जी सर, समर में हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए कि ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें नहीं आए, या हमारी आँखों का हमारी डाइट के साथ संबंध होता है? बिल्कुल, ये तो है कि भाई जैसे हम कहते हैं कि हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड रहता है, तो हेल्दी बॉडी में हेल्दी आईज भी रहती है। डाइट का तो बिल्कुल संबंध है। जैसे हमने कहा, हाइड्रेशन ज़रूरी है। और उसके साथ साथ फिर जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो बहुत हेल्पफुल हैं। आपके पपाया आंखों के लिए बहुत ही अच्छा है। और इसी तरह गाजर है और स्प्राउट्स हैं। और डाइट के साथ साथ योगा भी बॉडी के लिए जो है वो हेल्पफुल है, और आई साइट के लिए भी वो हेल्पफुल है। जी सर, आपने हेल्दी माइंड की बात की है, एक सवाल ज़रूर पूछूंगी। स्ट्रेस का हमारी आई साइट के साथ या आइज़ की समस्याओं के साथ कोई संबंध होता है? कई लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं या ओवर थिंक करते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, क्या उस चीज़ का हमारी आइज़ पर इफ़ेक्ट पड़ता है? बिल्कुल, स्ट्रेस का जो भी हमारी अगर बॉडी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, जैसे अब अगर ड्राई आई ही चल रही है और पेशेंट स्ट्रेस लेता है, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है दिक्कत। हमने यहाँ तक पेशेंट देखे हैं कि उनको प्रॉब्लम सिर्फ ड्राई आई की है, लेकिन वो इतने स्ट्रेसफुल हो गए थे, उन्होंने इतने सिम्टम्स डॉक्टर्स को बता दिया कि डॉक्टर्स को एमआरआई कराना पड़ा। अच्छा। और हमारे पास एमआरआई लेके आए हुए हैं कीजिए, जब हमने देखा तो वो सीवियर ड्राई आई है बेसिकली। अच्छा। तो स्ट्रेस जो है वो इंड्यूस करता है इन चीज़ों को। और बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो स्ट्रेस से ही होती हैं। आँख के अंदर जो सबसे एरिया देखने वाला है उसको हम मैकुला कहते हैं, फोबिया कहते हैं। तो एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं CSR। तो इसमें जो है स्ट्रेस की वजह से रेटिना में जो है वो बैक साइड में फ्लूइड आ जाता है। अच्छा। और उससे आई साइट जो है डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसी तरह की बहुत सारी और प्रॉब्लम्स है जो इंक्रीज होती हैं। कुछ पेशेंट्स जो हैं, जैसे केराटोकोनस है, जिनको केराटोकोनस होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा उनकी टाइप ए पर्सनैलिटी होती है और काफ़ी स्ट्रेस लेते हैं, तो वो भी अवॉइड करना चाहिए। तो जब तक स्ट्रेस नहीं अवॉइड करेंगे तब तक कुछ कंडीशन तो ठीक होती नहीं है। जैसे ACSR है, इसकी ट्रीटमेंट ये है कि भी आप अपना जो है स्ट्रेस कम करो। जी। तो वो प्रॉब्ली जैसे योगा है या और कोई हॉबीज़ हैं अपनी, तो उसी के साथ आदमी स्ट्रेस कम कर सकते हैं। जी सर, एक ना लोगों में बड़ी बात प्रचलित है कि समर में हमें सर्जरी नहीं करवानी चाहिए, कि आई सर्जरी समर में अगर करवाएंगे वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहती, गर्मी होती है, स्वेटिंग होगी, पसीना अंदर जाएगा, तो वो अवॉइड करते हैं। हमेशा ये कहते हैं कि जब मौसम अच्छा होगा ना तब हम आई सर्जरी करवाएंगे। तो क्या इसमें सच्चाई है कि समर में करवानी चाहिए या किसी और मौसम में करवानी चाहिए, या ये सिर्फ लोगों में एक भ्रम ही है? देखिए, ये एक टाइम था जब हम जैसे कैटरेक्ट सर्जरी मोस्टली होती थी और कैटरेक्ट सर्जरी करते थे, तब जो थे क्या थे कि स्टिचेस लगते थे। अच्छा। और स्टिचेस जो थे वो सिल्क के सूचर्स लगते थे। सिल्क जो है ना, जैसे ब्रेडेड है, उसके जो फाइबर्स के अंदर भी स्पेस होता है। अच्छा। तो उसमें अगर पेशेंट जैसे यूजुअली रेनी सीजन में अगर उसने सर्जरी करा ली और प्रॉपर प्रिकॉशन ना लिए और ऐसा कंटेमिनेटेड, जैसे हम वाटर की बात कर रहे थे, आंख में चला गया, तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रहता था। तो उस जमाने में ये माना जाता था कि भी रेनी सीजन अवॉइड कर दो। आजकल की सर्जरी जो है वो या तो लेजर से हो रही है या उसमें कोई स्टिचेस नहीं लग रहे हैं। तो इसलिए जो उसमें जो हीलिंग पीरियड है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गया हुआ है और प्रिकॉशंस उतनी लंबी नहीं रही हैं। और अगर सूचर कुछ कंडीशंस में लगाते भी हैं, जैसे
जैसे हम लोग कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करते हैं उसमें सूचर लगाते हैं, लेकिन वो सूचर मोनोफिलामेंट होता है कि उसका एक ही मतलब सिंगल थ्रेड ही है वो, जैसे हेयर का एक हेयर है तो इसी तरह का वो 10-0 नायलॉन सूचर होता है जिसमें ब्रेडेड नहीं होता, तो इसलिए इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। बट सर्टनली अगर पेशेंट सर्जरी कराता है तो उसको थोड़ी प्रिकॉशंस एज पर जिस तरह की सर्जरी उस तरह की लेनी चाहिए। जैसे मोस्टली लोग लेसिक करवाते हैं, उसके बाद हमारे से पूछते हैं कि हम जिम जा सकते हैं, तो थोड़ा टाइम तो अवॉइड करना पड़ेगा, बिकॉज जैसे आपने कहा पसीना आया अंदर गया और इरिटेंट हुआ तो नुकसान हो जाता है। या बहुत सारे लोग जो हमारे बाहर से आते हैं ट्रैवल करके, जैसे NRIs हैं, उनके पास टाइम नहीं होता लेकिन वो सर्जरी करा लेते हैं, जैसे किसी ने लेसिक करवा लिया और उसके बाद उन्होंने 10 जगह घूमना भी है, रिश्तेदारों से मिलना है, तो देन दे आर एट रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन। तो प्रिकॉशन तो जरूरी है, बट ऐसा कि भी ये समर में सर्जरी नहीं करवानी चाहिए ऐसा तो कोई आजकल जरूरत नहीं रहती है। सर एक ना आंखों में दाने हो जाते हैं, उसमें पस भी भर जाती है, अगर हम अपनी भाषा में कहें तो लोग बोल देते हैं कि ये ग्वांडनी है, तो वो क्या चीज़ होती है, उसके पीछे क्या कारण होते हैं? देखिए, जो हमारे आईलिड्स हैं, आईलिड्स के अंदर मेम्बोबियन ग्लैंड्स रहते हैं और उनका नंबर काफ़ी ज़्यादा रहता है, जैसे 250 के आसपास ऊपर वाले आईलिड में, नीचे वाले आईलिड में 150 के आसपास होते हैं। तो यूजुअली क्या रहता है कि इनकी अगर सिक्रीशन ब्लॉक हो जाए तो स्वेलिंग आ जाती है, जिसको कि हम टेक्निकली क्लेजन बोलते हैं, पंजाबी में जैसे आपने बताया ग्वानी बोलते हैं। और ये इसकी रिकरेंस होती है बिकॉज ग्लैंड्स इतने ज़्यादा, आज ये बंद हुआ कल को कोई और बंद हो सकता है। और इसकी जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट के लिए तो यही रहता है कि भी आपको थोड़ा सा सेकाई करनी पड़ती है ताकि ये सबसाइड हो जाए अपने आप। थोड़ा बहुत जो है जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे देते हैं, और अगर ना ठीक हो और देखने में बहुत बड़ा हो तो माइनर सी सर्जरी करके इसको निकाल दिया जाता है। लेकिन ज़रूरी ये हो जाता है कि आई चेकअप प्रॉपर हो। कई बार जो है जैसे अगर ग्लासेस का नंबर है, चश्मे का नंबर है, या पेशेंट को ड्राइनेस है या मेम्बोबियन ग्लैंड्स में प्रॉब्लम हो रही है, कई बार आपने देखा होगा ब्लेफराइटिस हो जाता है कि जो आई लैशेज हैं उसके बीच में वाइट जिसको हम सिकरी बोलते हैं वो आ जाती है। तो ये आईज जो हैं ज़्यादा प्रोन रहती हैं इस कंडीशन के लिए और बार बार होता है, तो हमें जो अंडरलाइंग कंडीशन है उसको ट्रीट करना जरूरी हो जाता है इसमें। सर एक सवाल कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पूछूंगी, ये कलर ब्लाइंडनेस क्यों होती है? देखिए, कलर ब्लाइंडनेस तो ये कॉन्जेनिटल है, इसका तो मतलब जो एज पर दिस थिंग की भी को हम मेडिकली ट्रीट कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें ये जरूर रहता है कि भी जैसे रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस है, एक टोटल होती है या पार्शियल होती है, तो पार्शियल जो है वो थोड़ा सा पेशेंट को हेल्प कर देती है। और स्पेशली अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो कुछ प्रोफेशंस हैं जहाँ पे ये 100% है कि वो नहीं जा सकते हैं, जैसे पुलिस में अगर जाना है, आर्मी में जाना है तो वहाँ नहीं जा सकते। सिविलियन साइड में ऐसा कोई दिक्कत नहीं रहती है आमतौर पे। इवन मतलब लेबोरेटरीज में जाना है तो भी वो प्रॉपर्ली टेस्ट करते हैं बिफोर वन गोज फॉर दैट जॉब। सर आपने तकरीबन हमारे सभी सवालों का बहुत ही संतुष्टिजनक उत्तर दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर दर्शकों आपके मन में भी कोई सवाल है, आप भी अपनी आंखों से संबंधित कोई भी सवाल डॉक्टर से पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगली बार हम कोशिश करेंगे डॉक्टर से उन सभी सवालों का जवाब जानने की। सर आपने कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आज के विशेष प्रोग्राम में इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।